गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो है दबाव समूह के बारे में पढ़ा था। आज देखेंगे लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका कि जो लोकतांत्रिक सरकार है या जिन देशों में लोकतंत्र है उन देशों में दबाव समूह अपनी कौन सी भूमिका और कैसे निभाता है। ऐसा लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की पैरवी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हित में नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि एक ही हितों की पैरवी या एक ही हितों के लिए जो है कार्य करने वाले जो दबाव समूह हैं वह लोकतंत्र के हित में नहीं है, अर्थात लोकतंत्र के लिए वो अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके का नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, ये भी सही है कि ये जो है किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, जो दबाव समूह होते हैं वे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं उनको हर चुनाव के दौरान जो है जनता के सम्मुख जाना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उसके पास धन ज़्यादा हो और इसके आधार पर अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ लोगों का समूह है जो दबाव समूह के रूप में काम कर रहा है उसके पास जन समर्थन कम होगा, लेकिन उसके पास जो है धन की मात्रा अधिक होगी, जिसके आधार पर वो क्या करता है कि अपना जो भी एजेंडा या मुद्दा है उसको वो सार्वजनिक बहस की तरफ जो है मोड़ने में सफल हो जाता है अपने धन बल के कारण। इन आकांक्षाओं के बावजूद यह माना जाता सॉरी ये इन आशंकाओं के बावजूद यह माना जाता है कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। कुछ दबाव समूह की कमियां तो ज़रूर है, परंतु इन कमियों के बावजूद ये ज़रूर माना जाता है कि दबाव समूहों के आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें जो है मजबूत हुई है। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो सरकार स्थापित है, उन शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र के लिए कोई अहितकर या नुकसान होने वाली गतिविधि नहीं है, बशर्ते इस बात पर जरूर बल दिया जाता है कि वो दबाव जो है सभी के द्वारा डालना जाए या सभी को जो है इस प्रकार के दबाव डालने का अवसर मिले, ताकि जो शासक हैं वो अपना काम सही ढंग से कर सकें। सरकार अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। ये आप लोगों को पता है कि सरकारें जो हैं हमेशा ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत अधिक पैसा है या धन बल अधिक है उनके दबाव में जो है वो आ जाती है। जनसाधारण के दबाव समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो जो आम जनता है वो क्या करती है, इस प्रकार के आंदोलन के दौरान जो है जो इस प्रकार के अनुचित दबाव या किसी एक व्यक्ति या समूह के द्वारा जो दबाव बनाया गया है उसके विरोध में जो है अपनी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। जब सरकार पर इस प्रकार के धन बल से युक्त व्यक्ति का दबाव बनता है तो आम जनता जो है जन समर्थन करते हुए उसका विरोध करती है और ये सरकार को बताती है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है और वो सरकार से किस प्रकार की सहायता चाहती है। इन सब बातों को वो सरकार को अवगत कराती है। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वर्ग विशेषी मतलब कोई वर्ग विशेष से संबंधित जो हित समूह होते हैं या दबाव समूह होते हैं वे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता है ना। यदि समाज में बहुत सारे दबाव समूह हो तो कोई एक जो दबाव समूह है वो क्या नहीं कर सकता है, हित नहीं साध सकता है, अपना सरकार कायम नहीं कर सकता है या अकेले सरकार के ऊपर दबाव डालकर अपनी बातों को नहीं मनवा सकता है।
यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से बनाई ना जाएं। ठीक है, यदि कोई दबाव समूह सरकार के ऊपर जो है डालकर अपने हित को साधने का काम करती है तो जो दूसरा समूह है वो क्या करता है, वो उस समूह के द्वारा किए जा रहे कार्यों का विरोध करता है और बताता है कि इस प्रकार के कार्य जो है ना किए जाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई कोई सिर्फ एक समुदाय जो है अपना हित साधने की बात करता है तो दूसरा उसके ऊपर दबाव डालेगा ही। सरकार को ऐसे में पता चलता है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं, और जब इस प्रकार के दबाव बनते हैं तब सरकार को ये पता चल जाता है कि सरकार जो आम लोग हैं उनको क्या चाहिए। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। ठीक है, तो ये थे क्या लोकतंत्र में दबाव समूह। अब देखते हैं लोकतंत्र और संगठन। प्रायः सभी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार अंकित होता है। भारतीय संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है। नागरिक अपनी विविध जरूरतों को पूरा करने और अपने सामूहिक हित के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं, जैसे क्लब, स्व सहायता समूह, सरकारी समूह, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर समूह। ठीक है, क्या होता है कि नागरिकों द्वारा जो है संगठन बनाने का अधिकार है और भारतीय संविधान ने जो है इसे मौलिक अधिकार माना है। अतः सभी जो नागरिक हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने हित को साधने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन बनाते हैं, है ना। आप अपने आसपास देखेंगे महिला स्व सहायता समूह, जाति धर्म के आधार पर बने समूह। ठीक है, श्रमिक संगठन या अधिवक्ता वकील का संगठन, डॉक्टरों का समूह, इंजीनियरों का समूह संगठन, बस ड्राइवरों का संगठन का समूह, बस मालिकों का समूह और संगठन, ऑटो संघ का संगठन। कई बार जो है बस द्वारा जो है अपनी मांगों को, बस के मालिकों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है हड़ताल कर देते हैं। इस तरह के समूह किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, ये वहाँ के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परिचायक है। ठीक है, अलग अलग देशों में ये समूह कितने बनते हैं, किस प्रकार काम करते हैं और उनको कितनी स्वतंत्रता है, यह उस देश के लोकतंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जितनी ज़्यादा उनको अपनी आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी, लोकतंत्र उतना ही अधिक मजबूत माना जाएगा। इनके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को मजबूत करते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतना ही है कि यह सुनिश्चित करे कि संगठन कानून के दायरे में काम करे और सार्वजनिक हित को हानि ना पहुँचाए। ठीक है, ये जो संगठन है वो क्या करते हैं कि सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को मजबूत करते हैं, परंतु शासन की भूमिका केवल इतनी ही है कि वे ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये संगठन जो है वो कानून के दायरे में काम करे और किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक हित को हानि ना पहुंचाए। इस कारण इन संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान है, लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पंजीकृत संगठन भी होते हैं और गैर पंजीकृत संगठन भी होते हैं। इसके लिए क्या किया गया है कि जो भी समुदाय या संगठन बनता है उनका पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जिनको पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि इन्हें अनौपचारिक रखना चाहते हैं, अर्थात जो है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रहते हैं तब तक। उदाहरण के लिए हर गली मोहल्ले में युवा लोग खेल या उत्सव समितियां बनाते हैं जो पंजीकृत नहीं होती हैं, लेकिन अगर वह समिति संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्य किसी प्रकार के कानून के दायरे में आना चाहती है तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव समिति या गांव में खेल उत्सव मनाया जाता है, तो उस दौरान जो है उस समितियां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या क्रिकेट का आयोजन किया जाता है, उस दौरान भी जो है उस समिति का निर्माण किया जाता है। लेकिन उस समिति का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए होते हैं, इनका काम होता है, फिर ये निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन यदि ये समितियां जो है अपने लिए ग्राउंड खरीदना चाहती है या किसी प्रकार के बैंक अकाउंट होल्डिंग का काम करना चाहती है, तो उस दौरान जो है इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी समिति का पंजीकरण कराना होगा। यहाँ हम कुछ संगठन के महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझेंगे। यहाँ पर जो है कुछ संगठनों की जानकारी दी हुई है जिनको हम उदाहरण सहित देखते हैं। जैसे कि पहला है ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ। ठीक है,
भारत में मजदूर संगठनों का इतिहास पुराना है। इनका निर्माण आज़ादी की लड़ाई के समय में ही किया गया था। ठीक है, हमारे यहाँ मजदूर संगठन जो है प्राचीन समय से चला आ रहा है। इनका ऐतिहासिक जानकारी रही है। इनका निर्माण जो है आज़ादी की लड़ाई के समय में भी किया गया था। कामगारों के वेतन, काम के घंटे और काम के हालातों को लेकर संघर्ष करने और मालिकों से सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए ये संघ बने। कई संगठन मजदूरों के स्व सहायता व एक दूसरे की सहायता के लिए भी बने हैं। आपको पता है कि प्रारंभिक समय में जब उद्योग धंधों का विकास हो रहा था, तब उस समय मजदूरों का बहुत अधिक शोषण होता था। उनके काम के घंटे बहुत अधिक होते थे, उनको पेमेंट कम दिया जाता था, स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस दौरान जो है इन लोगों ने अपने सामूहिक संघर्ष और अपने अधिकारों के लिए जो है इस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया। कई संगठन तो है एक दूसरे की सहायता के लिए भी बने हैं। इन बिखरे हुए संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, क्या किया गया 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, ताकि जो भी मजदूर लोग हैं वो एक संगठित हो जाएं और एक संगठन के रूप में काम करें। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस तरह के केंद्रीय संगठन बनाए हैं, जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और छठवा है भारतीय मजदूर संघ। ये ना केवल मजदूरों के हित में मालिकों से संघर्ष और समझौते करते हैं, बल्कि दबाव समूह के रूप में सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये जितने भी संगठन हैं वो मजदूरों के लिए बनाए गए हैं। मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ के मालिक हैं उनके साथ ये संघर्ष करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है व्यावसायिक हित समूह। स्वतंत्रता के बाद व्यावसायिक हित समूहों की संख्या और गतिविधियों में काफ़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई है। प्रायः सभी व्यवसायों को लोगों ने अपना अलग अलग संगठन बना लिया। वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर आदि सभी वर्गों के संगठन भारत में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, अखिल भारतीय डाक तार संघ आदि भारत में प्रमुख व्यावसायिक संगठन हैं। अर्थात जो किसी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों ने अपने पेशे के आधार पर जो है व्यावसायिक रूप में जो है अपने संगठनों का निर्माण किया है। यद्यपि व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय के लोगों का कल्याण करना है, फिर भी ये समुदाय राजनीतिक क्रियाकलापों में काफ़ी रुचि लेते हैं। हालांकि इनका मुख्य उद्देश्य जो है जो पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों की समस्याएं हैं उनको दूर करना तथा उसे एक सुखमय वातावरण देना है, फिर भी जो है ये लोग राजनीतिक क्रियाकलापों में भी भाग लेते हैं। इन समूहों के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रियाओं को अपने हित के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जब सरकारी कानूनों का निर्माण होता है तब इनका प्रयास होता है कि जो भी निर्माण किया जा रहा है वो इनके हित में हो। जाति एवं धार्मिक समूह। समय समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातिगत समूह बने हैं जो अपने समुदायों के हित के लिए काम करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो समूह या संगठन बनाने का जो है मौलिक अधिकार है। तो जाति और धर्म के आधार पर भी बहुत सारे संगठनों का निर्माण हुआ है। अक्सर संगठन राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं। अक्सर इस प्रकार के संगठन जो है राजनीतिक रूप ले लेते हैं। चुनाव के दौरान जो है ये संगठन अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। किसी न किसी राजनीतिक दलों को जो है ये अपना समर्थन देते हैं। भारत में कई सांप्रदायिक दबाव समूहों ने राजनीतिक रूप ले लिया है। इनमें रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, जमायत उलेमा, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल के नाम उल्लेखनीय हैं कि ये जो है सांप्रदायिकता के आधार पर संगठन बनाए गए थे। बाद में इन्होंने जो है क्या किया, राजनीतिक रूप ले लिया है। धार्मिक हित समूहों में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय,
आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन धर्म। दक्षिण सभा के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। कई जातियों ने भी जातीय हितों की रक्षा के लिए अपना अलग अलग संगठन बना लिया है। ठीक है, बहुत सारे जो है जाति संगठन भी बने हैं और इनका उद्देश्य भी वही है कि अपने हितों की रक्षा, जैसे मरवाड़ी संघ, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों और छात्रों में असंगठित जातीय संगठन पाए जाते हैं कि हमको जो है ये चीज़ें जो है विद्यालयीन स्तर पर भी दिखती हैं। ये जातीय संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से खास करके चुनाव के समय स्थानीय राजनीति को क्या करते हैं, बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगला है हमारा महिला संगठन दबाव समूह के रूप में, कि महिलाएं भी जो है अब पीछे नहीं हैं। भारत में अनेक महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार जैसे वधू को जलाने, दहेज संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण, नागरिक संहिता के साथ साथ राजनीतिक संस्थानों में अपने लिए आरक्षण को लेकर आंदोलन किए हैं। ठीक है, लगातार महिलाओं की जो है भूमिका वो बढ़ती जा रही है और जिसको देखते हुए जो है महिलाओं ने भी अपने संगठनों का निर्माण किया और ये सक्रिय रूप से आंदोलन करती है। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की मांग महिला दबाव समूहों की एक प्रमुख मांग रही है। संसद द्वारा हिंदू कोड बिल पास कराने में भी महिला दबाव समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे दबाव समूह की लोकतंत्र में भूमिका और विभिन्न दबाव समूहों के उदाहरण। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।